brought to you by Kuku FM. Download the app now. ये सिलसिला कानपुर की एक दोपहर से शुरू हुआ। एक सहकर्मी ने, दरअसल तब सहकर्मी नहीं होते थे, सहपाठी होते थे, क्लासमेट्स, पसीने में हांफते हुए लेकिन पूरे जोश के साथ बताया, भाई टिकट मिल गया है। तब टिकट सिर्फ चुनाव के लिए नहीं मिलता था, फिल्मों का भी मिलता था मशक्कत के साथ। एक फिल्म आई थी जिसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है श्री राहुल। श्री राहुल श्री टीना को प्रभावित करना चाहते हैं, सुश्री टीना को, इफ आई गो बाय जेंडर नोटिफिकेशन, लेकिन प्रभावित सुश्री अंजलि हो जाती है। श्री राहुल कहते हैं प्यार दोस्ती है। और ये वो दौर था जब हम पर सातत्य के साथ ये इल्जाम नहीं लगता था कि हम सब कुछ वेस्ट से चुरा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ होता है को J.K. रोलिंग ने भी देखा हो, और उसके बाद जब उन्होंने हॉगवर्ट्स की दुनिया रची हो तब रॉन, हरमाइनी और हैरी के बीच भी इसी तरह का एंगल पन पाया हो। प्यार दोस्ती है, ये दोस्ती की कहानी है, ये हॉगवर्ट्स की कहानी है, ये दुनिया की कहानी है जिसमें विचार देश देशांतरों और अक्षांशों की परवाह नहीं करते हैं। दुनियादारी के एक और अंक में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। दुनियादारी में आज क्या है बताऊंगा, पर पहले एक न्योता। दिन शुक्रवार, तारीख 24 दिसंबर, वक्त दोपहर के 2 बजे और जगह गुरुधाम पार्क, भेलूपुर, बनारस। तो गुरु आना है, बहुत मौज आएगी बनारस में। अब आगे की कहानी। आपने पिरामिड स्कीम का नाम सुना है? एक बिजनेस मॉडल होता है, नए लोगों को जोड़ो, पैसा कमाओ, ऐसा सपना दिखाते हैं। एक ने 2 को जोड़ा, अगले स्टेप में वो 2 लोग 4 को जोड़ेंगे, 4 से 8, 8 से 16, गिनती बढ़ती रहती है तब तक जब तक कि नए लोग जुड़ते रहें। फिर एक दिन पोल खुल जाती है, पिरामिड भरभरा कर गिर जाता है। ये पैसों वाली पिरामिड स्कीम आज भी चल रही है। अगर हम आपको बताएं कि एक देश में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का पिरामिड भी ऐसे ही चल रहा है तो आपको शायद यकीन हो, कम हो, लेकिन ये हुआ है, और वो भी सभ्यता का सर्टिफिकेट बांटने वाले देश अमेरिका में। इस कांड का जो मुख्य आरोपी है वो अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों का चहेता था। बरसों तक अपने गुनाह से बचता रहा, फिर एक दिन पकड़ में आया और तब उसने नया दांव चला। जमानत पर छूटने के लिए 4000 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरने का ऑफर दिया। यह कहानी अमेरिकन फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन की है। राजनीति और सिनेमा की दिग्गज हस्तियों का दोस्त, आलीशान प्रॉपर्टीज का मालिक, दिखने में शर्मीला लेकिन शातिर, और इन सब के अलावा उसके साथ एक और विशेषण जुड़ता है, कुख्यात आरोपी दर्जनों नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का। जेफरी एपस्टीन और उसकी पिरामिड स्कीम की पूरी कहानी क्या है, सबूत और गवाह होने के बावजूद वो कैसे कानून से बचता रहा, आखिर में उसका क्या हुआ, ये सब आज जानेंगे विस्तार से। विस्तार में जाऊं उससे पहले एक खबर। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ पर आपको ऑडियो बुक्स मिलती हैं, यानी किताबें जिन्हें आप सुन सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी की, समाज, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि इत्यादि। अगर आप कुकू एफएम पर जाएंगे तो ललन टॉप के व्यूअर्स के लिए सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट का ऑफर भी है। इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 कोड डालना होगा। ये ऑफर हमें बताया गया कि पहले 250 यूजर्स के लिए है। इसी को कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब उस जानकारी की बात कर लें जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। अक्टूबर 2002 की बात है। न्यूयॉर्क मैगजीन में एक प्रोफाइल छपा। इसका टाइटल था जेफरी एपस्टीन, इंटरनेशनल मनी मैन ऑफ मिस्ट्री, एक रहस्यमयी धन कुबेर। प्रोफाइल अंग्रेजी में थी। हम उसके इंट्रो का हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा था, उसके पास बेहिसाब पैसा है, एरोप्लेन्स का कारवां है और महिलाओं के मामले में उसकी नज़र पारखी है। वो नोबेल विजेता वैज्ञानिकों को टक्कर देता है। दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को लेकर उसका दिमाग हमेशा चलता है। जब से बिल क्लिंटन ने अपने नए दोस्त के आलीशान बोइंग 727 पर केविन स्पेसी और क्रिस टकर के साथ अफ्रीका का दौरा किया, तब से ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है कि आखिर ये जेफरी एपस्टीन है कौन। मैगजीन इस सवाल का जवाब तलाश रही थी। इसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया। ट्रंप इस इंटरव्यू के 14 बरस बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा, मैं जेफ को 15 बरस से जानता हूं, वो कमाल का आदमी है, मेरी तरह वो भी खूबसूरत महिलाओं का दीवाना है, खासकर कम उम्र की महिलाओं का।
ये प्रोफाइल छपने के बाद दो चीज़ें हुई। पहली, अमेरिकी जनता जेफरी एपस्टीन के बारे में जानने लगी। उससे पहले तक वो एक रहस्यमयी शख्स था, हर कोई जानना चाहता था, लेकिन पब्लिक में आने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। याद रखिए, ये इंटरनेट की सर्व उपलब्धता का दौर नहीं था। दूसरी चीज़ क्या हुई, 2003 में जेफरी ने न्यूयॉर्क मैगजीन को खरीदने की ही कोशिश कर ली, हालांकि डील फाइनल नहीं हो पाई। एक बार चर्चा में आने के बाद जेफरी को छपने में मजा आने लगा। उसकी शोहरत, उसके डोनेशन, उसकी पार्टीज को लेकर खूब खबरें छपी। गॉसिप न्यूज़ के संपादकों का पसंदीदा बन गया। फिर आया साल 2005। फ्लोरिडा पुलिस के पास एक कॉल आई, 14 साल की एक बच्ची के माँ बाप की कॉल। उन्होंने डरे लहजे में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इल्जाम लगाया कि पाम बीच के एक बंगले में उनकी बच्ची का यौन शोषण हुआ है। पाम बीच दक्षिणी फ्लोरिडा में पड़ता है, अमेरिका के सबसे पॉश इलाकों में से एक। पुलिस ने फोन कॉल के आधार पर पड़ताल की तो पता चला कि बंगला जेफरी एपस्टीन का है। पुलिस सर्च वारंट लेकर पहुंची और वहां सर्च के दौरान उन्हें बहुत सारी आपत्तिजनक पेंटिंग्स, सीडीज और तस्वीरें मिली। जेफरी को कटघरे में खड़ा करने के लिए सबूत पर्याप्त थे, पर पूरे नहीं, सर्कल पूरा नहीं हुआ था। दरअसल पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट में किसी ने रेड की खबर पहले ही लीक कर दी थी और जेफरी ने इस खबर के हासिल होते ही लगभग पूरा डेटा हटवा दिया था। पर उसकी ये चाल नाकाम रही, क्योंकि पुलिस की जांच में सामने आ गया कि ये सिर्फ ऊपरी परत है। जब इसको हटाया जाएगा तो बहुत राज खुलेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर एक एक कर 30 से ज़्यादा महिलाओं ने अपने बयान दर्ज कराए और इसके बाद एक पैटर्न का खुलासा हुआ। ये पैटर्न क्या था? रिमेंबर, पिरामिड स्कीम शुरू में जिक्र किया था। सारी की सारी पीड़ित महिलाएं यौन शोषण के समय नाबालिग थी, कॉलेज जाने वाले मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जेब खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी। लड़कियों को जेफरी के बारे में कॉलेज में पता चलता था, किसी दोस्त के जरिए। क्या पता चलता था? पाम बीच पर एक बंगला है, वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता है। वो कॉलेज की लड़कियों को मसाज के लिए $200 देता है। लड़कियाँ इसके लिए हामी भर देती। फिर उसकी दोस्त उस लड़की को बंगले तक छोड़कर लौट आती। लड़की को मसाज वाले कमरे में ले जाया जाता। वहाँ जेफरी सिर्फ तौलिया लपेटे लेटा होता, मसाज का इशारा करता। जब मसाज खत्म तब वो गलत तरीके से इधर उधर छूने लगता। लड़कियों के पास वहाँ से निकलने का ऑप्शन नहीं होता, वो चुपचाप सहती। काम खत्म करने के बाद जेफरी उन्हें पैसे के साथ साथ एक ऑफर देकर वापस भेजता। और ये ऑफर क्या? अगर तुमने एक और लड़की को यहाँ आने के लिए राजी किया तो कमीशन मिलेगा $200 का। कम उम्र, पैसे का लालच और जेफरी का खौफ, लड़कियों के लिए इससे पार पाना लगभग नामुमकिन होता गया। उसने इसका खूब फायदा उठाया। इन लड़कियों को फिर अपने अमीर दोस्तों के पास भेजने लगा और बदले में अपने काम निकलवाने लगा। इन अमीर दोस्तों में से एक ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू भी थे। वर्जीनिया रॉबर्ट्स नाम की एक सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि जेफरी ने उसे प्रिंस एंड्रू को खुश करने के लिए विवश किया। प्रिंस एंड्रू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं, ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इस आरोप पर उनका बयान आया कि वो वर्जीनिया से कभी नहीं मिले और रेप की बात झूठी है। इसके कुछ दिनों के बाद प्रिंस एंड्रू का एक फोटो लीक हुआ जिसमें वो वर्जीनिया के साथ दिख रहे हैं एक अपार्टमेंट में, और उनका हाथ वर्जीनिया की कमर पर है। वर्जीनिया के मुताबिक ये तस्वीर 2001 में लंदन में खींची गई। तब उनकी उम्र 18 साल से कम थी और आरोप कि प्रिंस एंड्रू ने कम से कम 3 मौकों पर उनका यौन शोषण किया। नवंबर 2019 में दिए एक इंटरव्यू में प्रिंस ने कहा वो तस्वीर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी तस्वीर में एक तीसरा शख्स भी नजर आता है, शख्स किनारे पर। उसका नाम है घिलेन मैक्सवेल। ये नाम याद रखिएगा, घिलेन मैक्सवेल। इसका जिक्र आगे भी आएगा। फिलहाल हम जेफरी पर वापस लौटते हैं। पाम बीच पुलिस और FBI की जांच के बाद उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन 2008 में यह केस खत्म हो गया। पुलिस के पास 36 लड़कियों के बयान थे। जेफरी ने कुछ गुनाह कबूल भी कर लिए थे, लेकिन स्टेट प्रोसिक्यूटर्स ने उन बयानों की गंभीरता को नज़रअंदाज किया और केस बंद करने की डील कर ली। इस डील के तहत जेफरी को सिर्फ 18 महीने की जेल हुई। इसमें भी उसे काम के लिए बाहर जाने की इजाज़त थी और 13 महीने बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इस विवादित डील को करवाने वालों में से एक थे अलेक्जेंडर एकोस्टा। उस समय वो फेडरल प्रोसिक्यूटर की भूमिका में थे, मतलब एक बड़े सरकारी वकील थे, यूं समझिए। 2019 में मियामी हेराल्ड ने इस डील में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी की 27 लड़कियों की संख्या कम से कम 80 है और एकोस्टा पर आरोप लगाया कि उन्होंने मामले की गंभीरता को छिपाया। उस समय तक जब ये खबर बाहर आई, एकोस्टा ट्रम्प सरकार में मिनिस्टर बन चुके थे। रिपोर्ट आई तो हंगामा मचा, प्रेशर बना तो एकोस्टा को इस्तीफा देना पड़ा। उससे पहले तक ट्रम्प कहते फिर रहे थे एकोस्टा शानदार आदमी है, उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, पर इस्तीफे की बात आई तो ट्रम्प बोला हायर करने से पहले मैं इसके बारे में नहीं जानता था। उधर जेफरी पहली बार छूटने के बाद अपने काम पर वापस लौटा। उसका एलीट पार्टियों में आना जाना जारी रहा। अमेरिका के कई रईस इलाकों में बंगले थे
वहां पर मजे का ये क्रम चलता रहा और पीड़िताएं न्याय के लिए संघर्ष करती रहीं। फिर मी टू आंदोलन की शुरुआत हुई। महिलाओं ने मुखर होकर बोलना शुरू किया। कई और महिलाओं ने जेफरी की कारस्तानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और उसके ऊपर केस दर्ज कराए। नतीजा ये हुआ कि 6 जुलाई 2019 को उसे न्यू जर्सी से गिरफ्तार किया गया। फिर प्रोसिक्यूटर्स ने उसके न्यूयॉर्क वाले घर को खंगाला और वहां पर उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जखीरा मिला। इसके अलावा भी कई आपत्तिजनक सामान। उसके घर के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगा था, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक। इसके बाद जेफरी जमानत के लिए पूरी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार हो गया, पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसके न्यूयॉर्क वाले घर में फर्जी पासपोर्ट भी मिले थे। उसने मौका मिलते ही फरार होने की तैयारी कर रखी थी, पर मौका नहीं मिला। यहीं पर तय हो चुका था कि जेफरी की बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। ये ट्रायल 2020 की गर्मियों में शुरू होने वाला था, लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 को एक खबर आई। खबर कि जेफरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गले में फ्रैक्चर है, और कुछ वक्त के बाद डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। जेल अधिकारी बोले जेफरी ने सुसाइड किया है। फिर साजिश की थ्योरियों का क्रम लग गया। जिस जेल में जेफरी को रखा गया था उसमें 24 घंटे निगरानी, सेल में सीसीटीवी कैमरे, हर आधे घंटे में गार्ड्स की पड़ताल। पर उस दिन सारे कैमरे खराब और गार्ड सो रहे थे। एक थ्योरी ये भी कि जेफरी का खेल खत्म हो चुका था। उसके पास कई नामी गिरामी लोगों से जुड़े सबूत थे। वो चाह लेता तो बहुतों की पद प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता था, इसलिए साजिशन उसे जेल में ही मरवा दिया गया। जेफरी की मौत के बाद उसके ऊपर लगे आरोप हटा लिए गए। अब बात यह कि आज जिक्र क्यों? जेफरी एप्स्टीन की मौत हो चुकी है, उसके ऊपर लगे आरोप हट चुके हैं, पर मामला खत्म नहीं हुआ। उसके गुनाहों में साथ देने वाले अभी भी बचे थे। इनमें से एक थी घिलेन मैक्सवेल, जिसकी फोटो प्रिंस एंड्रू और वर्जीनिया रॉबर्ट्स के साथ बाहर आई थी। मैंने कहा था ना, ये नाम याद रखिएगा। घिलेन मैक्सवेल प्रख्यात और कुख्यात रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल चेकोस्लोवाकिया से ब्रिटेन आए शरणार्थी बनकर, फिर ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा, बिजनेस किया, सांसद बने और आखिरी में मीडिया मुगल के तौर पर जाने गए। उनकी मौत के बाद पता चला कि रॉबर्ट ने बेहिसाब घोटाले भी किए। उन्हें डकैत तक कहा जाने लगा। रॉबर्ट मैक्सवेल की कहानी दिलचस्प है, कभी विस्तार से आपको दुनियादारी में सुनाएंगे। पिता की मौत के बाद घिलेन अमेरिका चली गई, रियल एस्टेट में काम शुरू किया और तभी उनकी मुलाकात जेफरी से हुई। जेफरी अमीर लोगों के फाइनेंस का काम हैंडल करता था। नियम था जिसकी संपत्ति $1 बिलियन यानी 7700 करोड़ रुपए से कम होगी तो वो उसके लिए काम नहीं करेगा। जेफरी टैक्स बचाने से लेकर निवेश तक की सलाह दिया करता था और इसके जरिए उसकी ताकतवर लोगों से दोस्ती भी बनती जा रही थी। घिलेन और जेफरी लंबे वक्त तक पार्टनर बनकर रहे। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि घिलेन जेफरी की सहायक थी हर अपराध में। लड़कियां लाना, क्लाइंट्स तक भेजने का काम भी उसने किया। सेक्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाया। 2012 के बाद घिलेन अलग रहने लगी, चर्चा से गायब हो गई। जेफरी का केस खुला, फिर मौत हुई तो उसकी चर्चा नए सिरे से शुरू हुई और जुलाई 2020 में घिलेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में। 20 दिसंबर को दोनों पक्षों के वकीलों ने आखिरी बयान दर्ज कराए। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि घिलेन ने जानबूझकर जेफरी का साथ दिया। वो खतरनाक था, इसे सब पता था और इसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बचाव पक्ष कह रहा है कि घिलेन को जेफरी के साथ रहने की सजा दी जा रही है। ये गलती हो सकती है पर अपराध नहीं। दोनों पक्षों के बयान खत्म, अब जूरी अपना फैसला सुनाएगी। आरोप साबित हुए, जूरी मान गई तो घिलेन को 80 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप इस मामले को विस्तार से जानना चाहें तो एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पर, जेफरी एप्स्टीन द फिल्दी रिच, आपको देखनी चाहिए। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।